इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आज एक बहुत ही खास अपडेट आया है जिसमें सिविलियन की बहुत सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सिर्फ 10th या फिर 12 पास किए हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है जॉब हंटर हिंदी, जहाँ पे हम आपके लिए लाते रहते हैं दिन के लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स अंडर 5 मिनट्स। सो ध्यान से सुनना। तो देखो, ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल 3 कैटेगरीज है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ये लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए रखा गया है, जिसमें टोटल 29 वैकेंसीज है। इसके अलावा 2 और कैटेगरी है, जैसे कि हिंदी टाइपिस्ट और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर यानी कि CMTD। एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसके लिए 18 से लेके 25 साल की एज लिमिट रखा गया है, जबकि OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल और PWBD को 10 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। हाउएवर, अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो तो आपके लिए अपर एज लिमिट रखा गया है 40 इयर्स, और SC/ST हो तो 45 इयर्स तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन हो तो भी आपको एज पर रूल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। हाउएवर, यहाँ पे एक क्रिटिकल रूल दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखिए। क्रिटिकल रूल ये है कि अगर आप SC/ST या फिर OBC कैंडिडेट हो और आप जनरल पोस्ट के अगेंस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी एज या फिर एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखिए, एलिजिबिलिटी LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए सेम रखा गया है। ये हुबहू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको 12 पास होना पड़ेगा, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होने पर चलेगा। इसके अलावा चाहिए होगा कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में, जो कि 35 वर्ड्स पर मिनट या हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट ये होना चाहिए। जबकि अगर आप CMTD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ 10 पास होने पर भी चलेगा। इसके साथ साथ आपको जो चाहिए होगा वो है बोथ लाइट और हेवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस प्लस मिनिमम 2 साल की एक्टिव ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मोटर मैकेनिज्म की वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हो और बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और एप्लीकेशन फी के बारे में। तो देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ है इसमें एप्लीकेशन फी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। हाउएवर, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन है, आप ऑनलाइन पे कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है यहाँ पे जो दिया गया है, देख पा रहे हो एक्सेल 1 में, यही आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइप करके फिलअप करके सेंड करना है। हाउएवर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको टाइप करके सेंड करना पड़ेगा या फिर प्रिंट आउट करके। हैंड रिटेड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं चलेगा, ठीक है। और ये जो सेंड करोगे आप, ये पोस्टल सर्विस से ही सेंड करना पड़ेगा चुने गए एयरफोर्स स्टेशन की एड्रेस पे, ठीक है। और एक बात, एप्लीकेशन भेजने के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी एनवलप पे आप अपना एप्लीकेशन सेंड करोगे उसके ऊपर बोल्ड में आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, लिख के जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट मेंशन करना पड़ेगा। एंड कैटेगरी बोल के, जो भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी चीज है जो कि आपको एनवलप के ऊपर बोल्ड में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर बार एप्लीकेशन भेजने की जो लास्ट डेट है ये 30 डेज ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस नोटिस बोला गया है। मतलब ये नोटिस पब्लिश होने की 30 दिनों तक ये आप एप्लीकेशन भेज सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस एकदम क्लियरली बताया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है पहले जो होगा वो प्री स्क्रूटनी, मतलब कि सारी जो इनकमिंग एप्लीकेशन है उसको उसकी एज, क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट जितना भी है ये इनिशियल चेकिंग होगी। उसके बाद ही कॉल लेटर इशू होगा, ठीक है। मतलब अगर इनिशियल डॉक्यूमेंट चेकअप में अगर ये पता चले कि कोई भी जगह पे आप गलत कर दिए हो तो हो सकता है आपको कॉल लेटर ही ना आए, ठीक है। तो ध्यान से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके सेंड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके पास कॉल लेटर आ जाए तो उसके बाद जो होगा वो होगा रिटन टेस्ट। ये जो रिटन टेस्ट है ये LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए एकदम सेम है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा। अभी CMTD ड्राइवर के लिए जो क्वेश्चन आएगा ये रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा CMTD के लिए ट्रेड रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएगा रिटन एग्जाम में। ये जो एग्जाम है ये होगी बाइलिंगुअल, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आएगा। और रिटन टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद आपका मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस करके आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट, CMTD के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा। हाउएवर, फाइनल जो शॉर्टलिस्टिंग है ये 100% डिपेंड करेगा आपका रिटन एग्जाम की स्कोर के ऊपर। बट हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है ये है क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब कि आप इसमें अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका अगर रिटन एग्जाम का स्कोर अच्छा भी है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी अगर हम डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके बारे में बात करें तो इसमें देखिए, एप्लीकेशन के साथ साथ सारी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इंटीमेट किया है कि सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना पड़ेगा। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ये होगा 10th या फिर 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, टेक्निकल सर्टिफिकेट या फिर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस,
जो भी पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका एज प्रूफ लगाना पड़ेगा, जो आपके बार्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट भी काम करेगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप SC ST OBC हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जो कि इशू होना चाहिए एक कॉम्पिटेंट सिविल अथॉरिटी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी जगह से आप सर्टिफिकेट लेके लगा नहीं सकते हो। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। EWS कैटेगरी के लिए इनकम एंड एसेट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27 में ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब पुराना सर्टिफिकेट, एक साल से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट दोगे तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। इनकम सर्टिफिकेट 2025 2026 के ऊपर बेस करके ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक सर्विसमैन अगर हो तो आपको डिस्चार्ज बुक की कॉपी, PWBD कैंडिडेट हो जो कि टाइपिंग टेक्स्ट के लिए एग्जामिनेशन चाहते हो तो उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, जो एनेक्स 2 जो है, ये जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हो, ये फॉर्मेट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। अभी अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में है कि नहीं। अगर है तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, या फिर आपको कोई भी रिजर्वेशन रिलेटेड बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये एकदम क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपका क्वेश्चन की सही जवाब देने की। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स के विषय में, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन को फिल अप करके सेंड कर रहे हो। पहले बात करते हैं क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है वो एनेक्चर 1, जो ये जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिया गया है, यही फॉर्मेट पे आपको टाइप करना है। ठीक है, दूसरा कोई फॉर्मेट में मत बनाओ, तो फिर ये आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ, हैंड रिटन एप्लीकेशन बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्नेचर जो है ये आपको कर्सिव में होना चाहिए। अगर आप ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर करते भी हो तो भी आप मत करो, क्योंकि ब्लॉक लेटर में अगर आप सिग्नेचर करोगे तो इमीडिएट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद इन ब्लॉक जो है, इन ब्लॉक पे ऊपर जो फॉर्मेट दिया गया है, कौन से पोस्ट और कैटेगरी जो भी है, ये बोल्ड में सही से लिखना है ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो इजीली शॉर्टलिस्टिंग किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपको जो देना पड़ेगा उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही उसमें एक सेल्फ एड्रेस एनवलप विद 10 रुपीज पोस्टेज स्टैंप चिपका के आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का एनवलप है उसके अंदर दे देना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये तो पासपोर्ट साइज का जो फोटो दोगे ये अलग से आपको देना पड़ेगा, मतलब 2 फॉर्म में चिपकाना पड़ेगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा, उसके साथ साथ 2 आपको अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जिस चीज से पब्लिश हुआ है उसके बाद जो 30 दिनों का विंडो है उसको पार करके अगर आप एप्लीकेशन सेंड करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिएक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान से विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप PWBD हो और अगर आप रिजर्वेशन चाहते हो तो ध्यान से देखिएगा कि आपका जो डिसेबिलिटी है ये टेम्पररी है कि नहीं। अगर इसमें आपका डिसेबिलिटी टाइप टेम्पररी या फिर लाइकली टू इम्प्रूव लिखा हुआ है तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और एग्जाम डेट्स क्लैश हो गई तो एग्जाम अलग डेट से आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम सेंटर भी वहां पे ही होगा जहां पे आप फॉर्म भेज रहे हो, मतलब आपके सुविधा के लिए दूसरा कोई लोकेशन में एग्जाम होगा नहीं। उसके ऊपर से यहाँ पे क्लियरली बोला गया है जो भी कैंडिडेट्स रिटन या फिर स्किल टेस्ट के लिए जाने वाला है तो उनको अलग से कोई TA या फिर DA नहीं मिलेगा, मतलब खुद का खर्चा से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है। अभी लास्ट में बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इतना कुछ के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है, वो भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जो पोस्ट है, ये तीनों पोस्ट के लिए 7 CPC पे मैट्रिक्स लेवल 2 के सबसे सैलरी मिलेगा, प्लस आपको एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉय के सारी गवर्नमेंट अलाउंस और बोनसेस भी मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूं जानकारी जो है वो क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो। जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।